Good morning, good morning, good morning. So guys, how are you? बढ़िया हो ना? बोल दो यार बढ़िया हो यार. एनर्जी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए यार. एनर्जी फुल रहनी चाहिए हमारी. सो यू ऑल आर गुड. बढ़िया है. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड आई एम हियर टू टेक योर लॉजिकल रीजनिंग. मैं आपका एक 25 मार्क्स का कंटेंट लेने वाला हूं जिस सब्जेक्ट का नाम है लॉजिकल रीजनिंग. पलक गुड मॉर्निंग. पलक गुड मॉर्निंग. और यहाँ हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है आप लोगों ने देखा होगा वो सिलेबस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिलेबस है. आपने अपना स्टडी मटेरियल निकाल के देखा तो सर देयर आर 23-24 चैप्टर्स इन लॉजिकल रीजनिंग. आने वाला जस्ट 25 मार्क्स का है और उसमें 24 चैप्टर्स हैं. कोई बात नहीं, नो इशू. एक्चुअली सिलेबस को देख के कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि उसमें कई चैप्टर्स रिपीटेटिव मोड में है और हम कुछ इस स्टाइल से इस तरीके से पढ़ने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर्स को समराइज कर मर्ज करके. लॉजिकल रीजनिंग है तो लॉजिकली ही पढ़े जाएंगे. अब लॉजिकल रीजनिंग को लॉजिकली ही करने वाले हैं. हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे. हम लॉजिकली उन सारे कंटेंट को डिस्कस करेंगे और लॉजिकली अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आज क्या करने वाले हैं और क्या करने हम मैं आपको क्या कंटेंट देने वाला हूं. हमारे लॉजिकल रीजनिंग का जो कंटेंट रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा. हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का पूरा एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जिनके क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे. हर चैप्टर पे नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस तक हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद आप अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट डेफिनेटली ऑल विल बी सॉर्टेड आउट. ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर. द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम टेकिंग टुडे इज क्लॉक एंड कैलेंडर. हम स्टडी के सीक्वेंस में नहीं चलने वाले. हम अपनी तरीके से ही डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक लेके. तो जहां तक लॉजिकल रीजनिंग की बात है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लॉक एंड कैलेंडर लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा सा कंटेंट हम डिस्कस कर लेते हैं. है क्या सर ये लॉजिकल रीजनिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग और क्या काम आने वाला है हमारी लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग. लाइफ में लॉजिक सबसे ज्यादा काम आता है. लॉजिकल रीजनिंग का जो कंटेंट है वो कंटेंट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया और आपका सिलेबस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका माइंड, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका विजन ब्रॉड बन सके. मतलब आप किसी भी जो भी चीज सामने दिखती है जरूरी नहीं है वो वैसी ही है जैसी दिख रही है. जो भी स्टेटमेंट हम सुनते हैं जरूरी नहीं है उन स्टेटमेंट का वही मतलब है जो बोलने वाले का अंदर इंटेंशन है जो आपको सुनाई दे रहा है. हमें हर विजुअल को एनालाइज करना है, हमें हर स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और उसमें से लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना है. हमें अपने मतलब की चीज ढूंढनी है, हमें अपने काम की चीज ढूंढनी है ताकि हम उन्हें प्रोसेस कर पाए और बिजनेस में अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए उन्हें इंटरप्रेट कर पाए. तो यहां पे बात ये नहीं है कि स्टेटमेंट जैसा बोला गया वैसा हमें सुनना है, वैसा हमें समझना है और वैसा ही हमारे काम का है. हमें यहां पे ये देखना है कि उनके पीछे हिडन इंफॉर्मेशन क्या है. चैप्टर्स जैसे जैसे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कैसे कैसे चैप्टर है. क्लॉक एंड कैलेंडर सर इसमें हमें क्या करने का है. क्लॉक एंड कैलेंडर ये आपकी शार्पनेस को बढ़ाता है कि कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन है यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स. कैसे आप क्लॉक को बचपन से देखते हुए आ रहे हो लेकिन क्लॉक के अंदर छुपी हुई हिडन इंफॉर्मेशन को कभी हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की. यहां हम वो समझने की कोशिश करेंगे. फिर हमारे पास एक चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन. रिलेशन, यस, रिलेशन समझेंगे हम. रिलेशन क्या समझना है सर, रिलेशन का बिजनेस में क्या रिलेवेंसी. रिलेशन का रिलेवेंसी नहीं है, कनेक्शंस का रिलेवेंसी है. यहां आप कनेक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए, किस पर्सन के साथ कैसा डीलिंग किया जाए. हम यहां एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट. डायरेक्शन टेस्ट किस चीज के लिए सर, डायरेक्शन से हमें क्या मतलब है. डायरेक्शन टेस्ट आपके विजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. इन शॉर्ट जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में डिजाइन किए गए हैं लॉजिकल रीजनिंग, तीन तरह की लॉजिकल रीजनिंग होती है. एक लॉजिकल रीजनिंग कहलाती है, एक वर्बल रीजनिंग कहलाती है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है. वर्बल रीजनिंग का मतलब है जहां पे आपको बोल के, जहां पे आपको डिक्टेट करके, जहां पे आपको स्टेटमेंट थ्रो करके आपसे विजन आइडेंटिफाई किया जाता है, आपका ऑब्जर्वेशन लिया जाता है.
और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको डायग्राम्स के थ्रू आपके विजन को देखिए, आपके सामने जो डायग्राम रखा है उसको बचपन में न्यूज़पेपर में सॉल्व नहीं करते थे, मैगजीन्स में दो डायग्राम एक जैसे, अंतर बताओ, फाइंड द डिफरेंसेस। तो वहां पे क्या कर रहे हो, डिफरेंसेस, मतलब आपका विजन कितना स्ट्रांग है, कितना आप बारीकी से उसको देख के उसमें से मिस्टेक्स ढूंढ पाते हो। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे और नॉन वर्बल में डायग्राम्स होंगे, वहां से हमें रीजनिंग ड्रॉ करना है। तो पहले तो हम लॉजिकल रीजनिंग वाले कंटेंट पे चलते हैं और यहां पे हमारा पहला टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर। लेट मी सी क्या करंट पोजीशन है हमारे पास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक बचपन से देखते हुए आ रहे हो, बचपन से देखते हुए आ रहे हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं एनालॉग क्लॉक के, जिसमें घड़ी के अंदर तीन कांटे, दे आर थ्री हैंड्स इन अ वॉच। वॉच एक बार बना लेते हैं, कुछ इस तरह से वॉच हमारा बनता है, जिसमें अंदर जो टाइमिंग्स हमारे पास हैं 12, 3, 6, 9, there will be 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8, 10 and 11। इस तरह का हमारा एक क्लॉक रहेगा। एंड दिस क्लॉक कंटेन्स थ्री हैंड्स, एग्जैक्टली दिस क्लॉक कंटेन्स थ्री हैंड्स। एक हैंड किसका होता है, वन एंड विल बी ऑफ आर एंड, जो छोटा सा हमारा एक कांटा होता है आर एंड। आवर एंड के बाद दूसरा होता है मिनट हैंड। मिनट हैंड आपको थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा दिखता है, और एक और ऐसा ही लेंथ वाला जिसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड। तो वन इज आवर हैंड, सेकंड इज मिनट हैंड एंड थर्ड इज सेकंड हैंड। अब इन हैंड्स को और इस क्लॉक को थोड़ा सा समझें। इस क्लॉक के अंदर टोटल 12 पार्टीशंस हैं। ये क्लॉक हमारी 12 भागों में 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर पार्ट फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे स्पेक्स बोलते हैं। देयर आर 5 स्पेक्स इन ईच स्पेक ऑफ द आर। यहां से यहां 1 आर का स्पेस होता है, और उन 1 आर के स्पेस में आपको 5 स्पेक्स मिलेंगे, वो 5 मिनट्स के स्पेक्स होंगे। और हर 5 मिनट का स्पेक फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, सेकेंड्स में। तो यहां से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है और हमारा डिस्कशन शुरू होता है कि करना क्या है। करना क्या है सर, इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के लिए आप क्लॉक के कुछ फीचर्स को समझना शुरू कीजिए कि ये घड़ी के सारे हैंड्स मूव कैसे करते हैं। मूव्स करने का मतलब, हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ वॉच को रीड करने का। हम यहाँ वॉच को किस तरीके से रीड कर रहे हैं सर, यहाँ पे ये जो सर्किल बनता है क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, और हर कांटा, हर हैंड मूव करता है। एक सेकेंड गाइज, आई थिंक पिक्चर इज पॉज्ड। नहीं, माय वीडियो, ऐसा लगा मुझे वीडियो पॉज हो गया, शायद कुछ सेकेंड के लिए हुआ अभी। तो अभी ओके, यस एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। चलिए, तो कैसे हमारा यहाँ पे ये जो साइकिल है, यानी हर हैंड इस घड़ी के एक सर्किल को पूरा करता है। वो सर्किल पूरा करने में कितना टाइम लेता है, उसमें कितना एंगल फ्रेम करता है, ये सब कुछ हमें यहां समझना है। उससे पहले कुछ जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। घड़ी को पढ़ना आता है? कितने बजे हैं घड़ी में? हिंदी में नहीं चाहिए बेटा, 10-10 नहीं बोलते इंग्लिश में, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है 10-10। कितना बजा है घड़ी में? इट इज नोन एज 10 past 10। इसे बोलते हैं 10 past 10, 10 बज के 10 मिनट, 10 past 10। यदि मैं यहाँ पे घड़ी में एक टाइम लिख दूं तो इसे आप क्या बोलेंगे, कितना बजा है घड़ी में? व्हाट इज द टाइम इज देयर इन वॉच? घड़ी में क्या टाइम हुआ है? घड़ी में क्या टाइम हुआ है? क्या ही हो गया, क्या ही हो गया। 10 प्री तो कुछ होता ही नहीं है बेटा। देखो, वही मैंने आपको कहा ना, बचपन से घड़ी देखते हुए आ रहे हो और बचपन से टाइम पढ़ते हुए आ रहे हो घड़ी के अंदर, लेकिन उस टाइम को हिंदी में तो हमें पता होता है कि सर 10 बजने में 15 मिनट कम है, सर 9 बज के 45 मिनट हुए हैं, ऐसे ही बोलते हैं हम। लेकिन इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं इन प्रॉपर लैंग्वेज?
It is known as quarter to 10. It is known as quarter to 10. 10 बजने में क्वार्टर यानी 15 minutes are pending. It is known as quarter to 10. So watch timing, reading of time. कैसे टाइम को रीड करने हैं वो पता होना चाहिए. पता है सभी को, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन लाइफ में हो जाता है तो दूर कर लिया हमने. इट इज नोन एज क्वार्टर टू 10. तो आगे चला गया वो पास्ट कहलाएगा, पहले रह गया तो टू वर्ड लगा के हम उसे यूज करते हैं. ठीक है, 10 minutes to 10. 9:50 को बोलेंगे 10 minutes to 10 और 10:15 को बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 10. जो आगे निकल गया उसके लिए पास्ट वर्ड यूज करते हैं, जो पीछे रह गया उसके लिए टू वर्ड लगा के हम यूज करते हैं. टू वर्ड लगा के. इज इट क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई. अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे कि चलो घड़ी रीड कर ली. 3 टाइप ऑफ हैंड्स आर देयर और टाइम को रीड करने के 2 फ्रेम होते हैं. कौन से 2 फ्रेम? एक कहलाता है 12 आवर फ्रेम और एक कहलाता है 24 आवर फ्रेम. 12 आवर फ्रेम के अंदर क्या होता है? 12 आवर फ्रेम के अंदर रात को 12 बजने के बाद से 12:01 से आपका एएम शुरू होता है. तो 12:01 पे आपका एएम शुरू होता है, जो दिन में 11:59 एएम तक रहेगा. और दिन में 12 बजे को हम नून बोलते हैं, लेकिन दिन के 12:01 से पीएम शुरू होता है, जो रात को 11:59 तक रहेगा. ये 12 आवर फ्रेम है. ये एएम पीएम क्या होता है? आप लोग बोलेंगे एएम पीएम क्या होता है? इज देयर एनी आइडिया, एनी ऑफ यू गाइज? एएम पीएम, एएम पीएम सुना है कहीं? सुना सुना सा तो लग रहा है ना एएम पीएम. एनीवन, एनी आइडिया टू एनी ऑफ यू? किसी को कोई भी आइडिया है एएम पीएम का कि एएम पीएम क्या होता है? क्या बोले आपने? पोस्ट, पास्ट. यस करेक्ट. आफ्टर मैरिटन एंड पोस्ट मैरिटन. एंटी मैरिटन and post maritan is not after. Anti maritan after नहीं बेटा, is anti maritan. You tried well पलक. मेरिटेरियन आफ्टर नहीं होता, इसमें एंटी मैरिटेरियन होता है, पोस्ट मैरिटेरियन होता है. गुड. चलिए 24 आवर फ्रेम कैसे चलता है? 24 आवर फ्रेम 00 से स्टार्ट होता है. प्री मैरिटन, आफ्टर एंड प्री, एंटी एंड पोस्ट. ये चलता है 24 आवर फ्रेम 00 से स्टार्ट होता है और कैसे चलता है? कंटिन्यूअस चलता है. रात को 12 बजे आके वापस 00 हो जाता है. यहाँ पे कोई एएम एंड पीएम का स्पेसिफिकेशन नहीं होता. चलिए ये तो बेसिक नॉलेज थी सर, ये तो सबको पता है, हम भी बचपन से जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं. इसमें नया कुछ भी नहीं बताया आपने, बिल्कुल नहीं बताया बच्चा, मैंने नया कुछ भी. यहाँ पे नई बात करते हैं. अब नया बात करते हैं. यहाँ पे आर एंड मूव करता है. एक आवर एंड को, एक घड़ी का पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? आवर एंड, एक घड़ी का सर्किल पूरा करने में, साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 12 आवर्स. क्या हो गया? घड़ी सामने बनी हुई है यार. आवर एंड, आवर एंड, आवर एंड, एक घड़ी का पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? आवर एंड घड़ी का पूरा साइकिल कंप्लीट करने में क्या हो गया? 12 आवर्स लगाता है. तो आवर एंड की बात करते हैं. आवर एंड 12 आवर्स में एक साइकिल पूरा करता है. और एक साइकिल कितने डिग्री का है? ये एक साइकिल मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री. तो इट टेक्स 12 hours to complete one cycle of the clock, and this one cycle, during this one cycle period, that hand run or move or walk 360 डिग्री. वो घड़ी का आवर एंड एक साइकिल कंप्लीट करने में 360 डिग्री का टाइम लेता है, 360 डिग्री का मूवमेंट करता है. यहीं से कैलकुलेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो 1 आवर में वो कितना डिग्री चलेगा? 1 आवर में वो कितना डिग्री चलेगा? तो 1 आवर में 360 डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्री. यानी आवर एंड 1 आवर में, यानी यहां से यहां आने में उसको कितने डिग्री का मूवमेंट आ गया?
30 डिग्री का मूवमेंट आ गया। 1 आवर में आवर एंड 30 डिग्री चलेगा, तो सर 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगा? अब 1 मिनट में आवर एंड का मूवमेंट चाहिए, 1 मिनट में आवर एंड का मूवमेंट कितना होगा? 30 डिग्री इन 1 आवर, तो 1 आवर में हाफ डिग्री और 0.5 डिग्री। दैट इज योर फर्स्ट कैलकुलेशन, दैट इज योर फर्स्ट आउटकम, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है वो ये पॉइंट है कि आवर एंड 12 घंटे में एक साइकिल पूरा करता है, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री का मूवमेंट देता है, और आवर एंड हर मिनट के साथ हिलता है, लेकिन कितना? तो हर मिनट में वो हाफ डिग्री अपनी प्लेस को शिफ्ट करता है, हाफ डिग्री। ये जो हैंड्स है ना, क्लॉक के हैंड्स को कितने चल रहा है, कितना चल रहा है, उसको हम कैसे काउंट करते हैं? या तो हम मिनट्स में काउंट करते हैं या फिर हम डिग्री में काउंट करते हैं। तो आवर एंड का मूवमेंट 1 मिनट हाफ डिग्री। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए अब बात करेंगे मिनट हैंड्स की। मिनट हैंड, व्हाट अबाउट मिनट हैंड? मिनट हैंड को चलने में कितना टाइम लगता है, वहीं से शुरू करेंगे। मिनट हैंड की मूवमेंट ओरिजिनल मूवमेंट से शुरू करेंगे। मिनट हैंड एक साइकिल, घड़ी का एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? मिनट हैंड घड़ी का एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? मिनट हैंड घड़ी का एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 1 आवर में, 1 घंटे में। तो 1 आवर में मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेता है, और उस एक चक्कर को पूरा करने का मतलब कितना मूवमेंट दिया उसने? 360 डिग्री। इन 1 आवर मिनट हैंड मूव्स और रन फॉर 360 डिग्री। 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चला? 1 मिनट में मिनट हैंड का मूवमेंट है 6 डिग्री। सेकेंड्स पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड्स में कैलकुलेशंस बहुत कम आती है गाइज हमारे पास आवर्स और मिनट में ही कैलकुलेशंस होती हैं। तो मिनट हैंड को मूव करने में, एक सर्किल पूरा करने में 1 घंटा लगता है, यानी 360 डिग्री का एंगल रन करने में उसको 1 आवर लगता है, यानी 60 मिनट्स लगते हैं। तो हम यहां से कंक्लूड करते हैं कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का जंप करता है, 6 डिग्री का टर्न लेता है। बोथ द इंफॉर्मेशंस आर क्लियर? यस? अरे हाँ, थोड़ा एनर्जी के साथ बोल लो यार। यस, ये खामोश हैं आप लोग, मत रहो। थर्ड, सेकेंड हैंड की बात करते हैं, सेकेंड वाले हैंड की बात करते हैं, सेकेंड वाले कांटे की, सेकेंड वाले सुई की, सेकेंड वाले हैंड की बात करते हैं। व्हाट अबाउट सेकेंड हैंड? सेकेंड हैंड की क्या कैलकुलेशन है? सेकेंड का कांटा देखो क्या होता है सेकेंड के हैंड के साथ। सर वो तो हर मिनट में पूरा सर्किल कंप्लीट करता है। तो सेकेंड हैंड 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का साइकिल पूरा करता है। इससे ज्यादा हमारी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी 1 सेकंड में सेकंड हैंड कितना चलता है? 6 डिग्री। इन अ सेकंड सेकंड हैंड मूव्स 6 डिग्री, और इन 1 मिनट सेकंड हैंड कंप्लीट अ राउंड ऑफ क्लॉक, एंड दैट इज ऑफ 360 डिग्री। सेकंड का हैंड 1 घंटे में पूरी, 1 मिनट में पूरी घड़ी का चक्कर लगा लेता है, तो वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। एम आई क्लियर? ऑल द इंफॉर्मेशंस आर डन। 3 बेसिक इंफॉर्मेशन आप यहां पे नोट करके चलिएगा गाइस, नोट करते रहिएगा। इट्स अबाउट आवर एंड, इट्स अबाउट मिनट हैंड, एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट सेकेंड हैंड। चलें आगे। तो पहली इंफॉर्मेशन, पहली इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन और इस चैप्टर से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि घड़ी का कौन सा हैंड, विच हैंड मूव्स हाउ मच डिग्री इन एनी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, किस टाइम में कितना डिग्री का उस हैंड में मूवमेंट आएगा। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज मेरे पास ये है कि आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सर इस स्पेसिफिक टाइम पे
इस स्पेसिफिक टाइम पे हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, या सर किस पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे 90 डिग्री के एंगल पे घड़ी के दोनों हैंड्स के मूवमेंट के बेसिस पे आप टाइम बताइए कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा हो। मैं ये बोलता हूं 45 डिग्री के एंगल पे क्या टाइम हो रहा होगा, मैं ये बोल सकता हूं 10:20 20:10 पे आर और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तो तरीका है कैलकुलेशन। एग्जांपल लेंगे पहले, फिर शॉर्टकट की बात करेंगे। पहले एग्जांपल, 20:12 सर मिनट हैंड और आर एंड के बीच में क्या एंगल फ्रेम हो रहा होगा। 20:12 मिनट एंड और आर एंड के बीच में क्या एंगल फ्रेम हो रहा होगा। 20:12 सोचिए 12:20 पे मिनट हैंड और आर एंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है। कैन यू कैलकुलेट। सर हम ये मान लेते हैं, हमें ये पता है कि 12 बजे पे दोनों कांटे, दोनों हैंड्स एग्जैक्टली एक पोजीशन पे होते हैं और 12 बजने के बाद इन दोनों हैंड्स ने अपना अपना मूवमेंट स्टार्ट किया होगा। 20 मिनट्स आपने बोला मिनट हैंड 20 मिनट की पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है और आर एंड भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि हर मूवमेंट के साथ, हर मिनट के साथ आवर एंड भी हिलता है और मिनट हैंड भी हिलता है। कौन कितना हिलता है, कौन कितना चलता है, देख लेते हैं। 20 मिनट्स में हमें यह देखना है कि हमारा मिनट हैंड कितना चला और फिर हमें देखना है कि उसमें आवर एंड कितना चला। ठीक है, 20 मिनट्स में मिनट हैंड कितना चलेगा। सर ऊपर हमने यहां समझा है 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री चलता है, 6 डिग्री चलता है। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है। जब दोनों इस जगह थे तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 0 डिग्री का एंगल था। 20 मिनट में मिनट हैंड ने 120 डिग्री 120 डिग्री का मूवमेंट दे दिया। मिनट हैंड कितना चल गया, 120। मिनट हैंड यहां से हिल के यहां आ गया, ये 120 डिग्री मूवमेंट कर गया। मिनट हैंड कितना मूवमेंट कर गया, 120 डिग्री। तो क्या आर हैंड वहीं पे था, क्या आर हैंड वहीं पे खड़ा रहा, नहीं, आवर एंड भी मूव किया होगा। आवर एंड ने 20 मिनट में कितना मूवमेंट किया होगा। सर आवर एंड का मूवमेंट 1 मिनट में हाफ डिग्री का होता है। आवर एंड का मूवमेंट 1 मिनट में हाफ डिग्री का होता है, तो हाफ डिग्री के हिसाब से 10 डिग्री आवर एंड भी अपनी जगह से 10 डिग्री शिफ्ट हो गया होगा। बस तो बता दीजिए इन दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। 110 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है इन दोनों हैंड्स के बीच में। क्या ख्याल, इज इट क्लियर। कैलकुलेशन डन। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है 0 डिग्री से। यदि आपको कोई भी एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप 0 डिग्री से स्टार्ट करिए। यदि 12 बजे से शुरू करें, ये पूछे, मान लीजिए ये पूछता है आपसे 1:20 पे क्या एंगल बन रहा है, तो मैं 12 बजे से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 12 बजे पे मुझे मालूम है कि दोनों हैंड्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो 12 बजे दोनों ने साथ चलना शुरू किया। 1:20 पे क्या पोजीशन होगी, क्या पोजीशन होगी। 1:20 पे दोनों हैंड्स 1 घंटा 20 मिनट चल चुके हैं। दोनों हैंड 1 घंटा 20 मिनट चल चुके हैं। इन शॉर्ट दोनों हैंड्स 80 मिनट्स चल चुके हैं। तो दोनों हैंड्स का 80 मिनट्स का मूवमेंट निकालेंगे और आपस में माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा एंगल बिटवीन दी हैंड्स। सर कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यस इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया। पहले लॉजिक समझना था, लॉजिक समझ लिया। कॉन्सेप्चुअली देखना था, कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ गई। अब इसे हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है, आसान है, अच्छा आसान है, मैं फॉर्मूला पूछ रहा था, आपने बोला आसान है। प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू, प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस
30h। ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन दी हैंड्स। दो हैंड्स के बीच में किसी भी टाइम पे यदि आपको एंगल कैलकुलेट करना है, जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला। इसमें M स्टैंड फॉर मिनट्स, H स्टैंड फॉर आवर्स, थीटा स्टैंड फॉर एंगल। थीटा आपको बताएगा उनके बीच में क्या एंगल है। यहां पे आपको रखना है मिनट टाइम, यहां पे रखना है आपको आवर टाइम। हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 12:20, 12:20 पे क्या टाइम हुआ, AM PM वॉट एवर। तो यहां पे 12 इज आवर, 20 इज मिनट। एंगल निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, प्लस माइनस थीटा 11/2m माइनस 30 इंटू एच। सॉल्व करते हैं, 110 माइनस 360, रिजल्ट इज माइनस 250। सर ये तो माइनस में रॉन्ग आ गया, हमारा आंसर तो 110 आया था, हमारा आंसर तो 110 आया था। आपने यहां पे कैलकुलेट किया है तो 250 आ गया, बेटा माइनस में आ रहा है। अब इसका ट्रिक भी समझ लो। जब भी ये 12:20 हुए ना हमारे अप्रोक्स, एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल ये बाहर की तरफ भी तो बन रहा है, ये कहलाता है इनर एंगल और ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। अंदर का जो एंगल है वो कहलाता है इनर एंगल और बाहर का जो एंगल है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। यहां पे जो रिजल्ट आएगा, या तो वो रिजल्ट इनर एंगल का आएगा या वो रिजल्ट रिफ्लेक्स एंगल का आएगा। कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी रिजल्ट आए, एक चीज हमें पता है, टोटल एंड टोटल ऑफ बोथ द एंगल विल बी 360। इसमें से मैंने 250 डिग्री माइनस किया तो रिजल्ट आया 110 डिग्री। इनर एंगल 110, आउटर या रिफ्लेक्स एंगल 250। तो दोनों एंगल करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 12:20, 12:20 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है इनर एंगल बताना है या रिफ्लेक्स एंगल। आप इस फॉर्मूले से एक एंगल कैलकुलेट कर लो, वॉट एवर एंगल इज देयर, जो भी एंगल ये फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आता है, उस एंगल को ऑप्शंस में ढूंढो। ये वो आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है, टिक कर दीजिए, आगे निकल जाइए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनर है या रिफ्लेक्स। लेकिन यदि वो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं, आंसर्स में वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे, उसको 360 से माइनस करो और 360 से माइनस करने के बाद जो एंगल आए वो ऑप्शन में ढूंढो। वो है क्या, वो है तो वो टिक करके निकल लो। और यहां पे इस लगे हुए प्लस माइनस से आपको कोई मतलब क्यों नहीं है भैया? प्लस माइनस से मतलब, प्लस माइनस से मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता ना, या तो 0 डिग्री का एंगल होगा या 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम एंगल तो कैसे होगा। इसीलिए इस थीटा के आगे हमने क्या लगा दिया, यहां पे प्लस माइनस लगा दिया है। रिजल्ट माइनस में आए तो भी प्लस में दिखाना है, रिजल्ट प्लस में आए तो भी प्लस में दिखाना है। आपका रिजल्ट, आपका आंसर हमेशा प्लस पॉजिटिव होगा। तो फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम ऑप्शन में सर्च करेंगे। ऑप्शन में यदि वो आंसर अवेलेबल नहीं है तो 360 डिग्री से हम माइनस करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन में सर्च करेंगे, वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? फटाफट से एक एंगल कैलकुलेट करते हैं। मॉर्निंग 10:45 पे क्या टाइम हुआ है? टाइम नहीं, एंगल हुआ है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट 10:45 AM? 10:45 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना होगा? कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आप लोग? 10:45 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा?
52.5 degree. Okay, I got an answer. 52.5 degree. Is there anyone else who is giving the answer? कोई और जवाब देगा? देखिए, प्लस माइनस थीटा 11/2m माइनस 30 इंटू h, 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2. हमारा कैलकुलेटर किधर गया? दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, कोई बात, आप ही बता दीजिए कितना आएगा. 11 इंटू 45/2, 247.5 माइनस 300, रिजल्ट इज 52.5 डिग्री. 52.5 डिग्री, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है. It is 52.5 degree. If you have option of 52.5 degree, just tick that answer. Or if you don't have 52.5 degree in your options, तो क्या करेंगे? 360 में से इसको माइनस करेंगे. 307.5 डिग्री का ऑप्शन होगा आपके आंसर्स में, उस ऑप्शन को टिक कर दो. बोलो क्या ख्याल? नहीं यार, तो आसान सा काम हो गया. अभी तो कोई भी टाइम बता दो, हम एंगल निकाल देंगे. निकाल देंगे पक्का. दोनों चीजें याद रखना, फॉर्मूला और 360 माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट, अदरवाइज भटकते रह जाओगे. फाइन, दो कॉन्सेप्ट क्लियर. एक तो घड़ी के हैंड्स कितनी डिग्री से मूव करते हैं. दूसरा, यदि मुझे मूवमेंट मालूम है, टाइम मालूम है, तो मैं एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं. थर्ड, अब मुझे किस तरह के कुछ अजीब से क्वेश्चन भी आते हैं. अजीब से क्वेश्चन बोले तो हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां एंगल दिया हुआ होता है और आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगल पूछा जाता है. जैसे मतलब कि ये बताओ, घड़ी में एक दिन में कितनी बार, घड़ी में एक घंटे में कितनी बार दोनों हैंड्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. घड़ी में दोनों हैंड्स हर घंटे जब एक दूसरे के साथ घूमते हुए आते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. एग्जैक्टली ऐसे. तो कितनी बार बनाते होंगे 90 डिग्री का एंगल? 12 से 1 बजे के बीच में सोच के देखो, दिमाग लगा के, कि सर 12 बजे घड़ी शुरू हुई, टक 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 चलता हुआ 12:15 के आसपास, 12:20 के आसपास कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. फिर टक 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 वापिस वो घूमता घूमता घूमता, बस इससे हाथ ज्यादा मेरा घूमेगा नहीं, दूसरी तरफ से घुमा लेता हूँ, यूं घूमता ऊपर जाएगा तो कहीं कहीं सर 12:45 के आसपास फिर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. यस और नो? मतलब हर घंटे जब वो दोनों हैंड्स मूव करते हैं तो 2 बार 90 डिग्री के शेप में आते ही आते होंगे. एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ इतना सा जानना है, 2 बार 90 डिग्री के फ्रेम में आते होंगे. आंसर डायरेक्टली, कितनी बार 90 डिग्री, एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं? 2 बार. अभी मैं यहां क्वेश्चन चेंज करूं कि सर एक घंटे में तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, 12 घंटे के टाइम में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना लेते होंगे? 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना लेते होंगे? आंसर दे देना सर कि एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 टाइम्स. गलत जवाब है. 24 टाइम्स नहीं बनता 90 डिग्री का एंगल. 12 आवर्स में 24 टाइम्स नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? 12 आवर्स में 22 टाइम्स ही 90 डिग्री का एंगल बनता है. कैसे? दो टाइम ऐसे होते जहां वो स्टार्ट ही 90 डिग्री से करते हैं. 2 टाइम ऐसे होते हैं जहां वो स्टार्ट ही 90 डिग्री से करते हैं. 3 बजे, 3 बजे किस एंगल में होंगे? 90 डिग्री. और 6 बजे, 9 बजे किस एंगल में होंगे? 90 डिग्री. तो 2 बार तो वो स्टार्ट ही 90 डिग्री के एंगल में करते हैं, तो वो 2 बार कम हो जाएंगे, वो रिपीट हो रहे.
इसलिए एक्चुअल आंसर इज 22 टाइम। 24 आवर्स में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता होगा? मैंने 22 लिख दिया क्या? 11 है ये। इट्स 11 और यहां पे आएगा आपका 24 आवर्स में 22 टाइम। और ऐसे ही क्वेश्चंस फिर आगे 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए भी आते हैं, तो डायरेक्टली हम आपको नोट करवा देते हैं। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है 12 बजे, या कभी भी वो एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे। 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल, अरे मैंने क्या किया है यार, हाँ सही लिखा था गाइस, 22 एंड 44। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 11 टाइम बनता है। 24 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल 22 टाइम बनता है। और अब ऐसे ही 180 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो 180 भी 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये याद रख लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जो चीज डायरेक्टली पता है उसे हम कैलकुलेट करने की मेहनत नहीं लगाने वाले। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली याद कर लीजिए। किसी के भी ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। 0 और 180 डिग्री का एक ही फ्रेम है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 24 घंटे के अंदर 22 टाइम्स। और 90 डिग्री का एंगल जस्ट उससे डबल। 1 आवर में 2 टाइम्स, 12 आवर्स में 22 टाइम्स और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। जस्ट रिमेंबर इट एंड मूव फॉरवर्ड। ये एक और क्वेश्चन जो आपको क्लॉक पे मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है मिरर इमेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट तरह का जो सवाल, नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है क्लॉक पे, वो होता है मिरर इमेज। थोड़ा सा आपसे एक अलग सा ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि सर घड़ी यहां पे लगी हुई है और उस घड़ी के साइड में हमने मिरर लगा दिया है। यूं घड़ी यहां पे यूं लगी हुई है, हमने यहां साइड में मिरर लगा दिया है, तो घड़ी का रिफ्लेक्शन मिरर पे आ रहा होगा। और घड़ी का रिफ्लेक्शन जब मिरर में आएगा तो हमें ये बताइए कि मिरर में देख के क्या आप एक्चुअल टाइम बता सकते हो, या एक्चुअल टाइम देख के मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा वो बता सकते हो? सर थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश कर सकते हैं। नहीं, एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान सा। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान सा। मिरर इमेज टाइम आपको क्या करना है, डिडक्ट एक्चुअल टाइम फ्रॉम 12 और 1160 और 24 और 2360। सर 12 और 1160 एक ही बात है। हाँ, बस कैलकुलेट करने के लिए इजी किया है मैंने। 12 12 बजे या 11 बज के 60 मिनट बोलेंगे तो बात एक ही है, लेकिन कैलकुलेशन इजी रहती है। यानी आपके पास टाइम 12 आवर फ्रेम में है तो 12 से माइनस कर दो। यदि आपके पास टाइम 24 आवर फ्रेम में है तो 24 से माइनस कर दो। जो रिमेनिंग टाइम आएगा वो आपका मिरर इमेज टाइम होगा। एग्जाम्पल लेता हूं, 9:25 मॉर्निंग में हुआ है, इसका मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा? 9:25 पे मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा है? 9:25 पे मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा है? तो सर सिंपल सा काम करना है, ये वाला फ्रेम है, 1160 में से 9:25 माइनस कर दूंगा 2:35। मतलब यदि एक्चुअल टाइम 9:25 है तो मिरर में वो घड़ी आपको दिखा रही होगी 2:35, 2:35। इज इट क्लियर? सिंपल, बहुत आसान है। सिंपल जो गिवन टाइम है उसको 1160 में से माइनस कर दो, आपके पास मिरर इमेज टाइम अवेलेबल हो जाएगा।
is as simple as that. Simply just deduct. बात क्लियर? इज इट परफेक्टली ओके? तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 रिवाइज कर लो फटाफट। पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? डिग्रीज कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, टाइम कितना डिग्री मूवमेंट आएगा, डिग्री कैलकुलेशन कितना डिग्री मूवमेंट आएगा, ये पहला। दूसरा हमने पढ़ा था दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तीसरा हमने पढ़ा था 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल कितनी बार बनेंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा यहां पे मिरर इमेज। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक। कॉन्सेप्ट नंबर 5 स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक। ये क्या होता है? स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक ये क्या होता है सर? स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक, स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक का मतलब नॉर्मली हमने कई बार देखा है हमारे घर में, बहुत बार देखा है सर। क्या? चलिए 2 मिनट में वापस मिलता हूं, 2 मिनट इस अर्जेंसी, 2 मिनट में प्लीज बी देयर, आई विल बी बैक।
ओके, तो स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लॉक। स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक का मतलब क्या है कि सर हमने कई बार अपने अपने अपनी घड़ी में देखा हो ना, अरे यार 10 मिनट आगे हो गई या घड़ी 10 मिनट पीछे हो गई। हमारी घड़ी चलते चलते आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, मतलब उसमें या तो डस्ट आ गया है या उसका सेल वीक हो गया है, इसलिए वो थोड़ा स्लो चलना। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि घड़ी यदि स्लो हुई है तो उसमें करेक्ट टाइम क्या आ रहा होगा? क्या हम पता कर सकते हैं घड़ी यदि आगे है तो उसमें करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा? सर उसका हमें ये पता होना चाहिए सिर्फ कि वो किस स्पीड से आगे हो जाती है, किस स्पीड से पीछे हो जाती है, तो हम डेफिनेटली करेक्ट टाइम पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैं यदि आपको बोलूं कि मेरी घड़ी हर 10 मिनट में 1 मिनट आगे खिसक जाती है, मेरी घड़ी हर 10 मिनट में 1 मिनट आगे चली जाती है। माई वॉच गेन 1 मिनट इन एवरी 10 मिनट। माई वॉच गेन 1 मिनट इन एवरी 10 मिनट। करंटली करंटली मैंने दिन में 12 बजे ना वॉच मिलाया, अभी बजे हैं 2:10। अभी हुए हैं 2:10, अभी हुए हैं 2:10। कितनी आगे आ चुकी है? करेक्ट टाइम क्या है घड़ी में? घड़ी में करेक्ट टाइम क्या है? तो सर सिंपल सा है, देखो 10 मिनट में 1 मिनट आगे खिसकती है, 10 मिनट में 1 मिनट आगे खिसकती है, तो 60 मिनट में 6 मिनट आगे खिसकती है। दो चीज पता चल गई। यहां से यहां कितना गैप है सर? 2 आवर और 10 मिनट। 1 आवर में खिसकी होगी ये 6 मिनट के हिसाब से 12 मिनट आगे, और 10 मिनट में खिसकी होगी 1 मिनट के हिसाब से 1 मिनट आगे। तो टोटल कितना? 13 मिनट्स आगे है, यानी एक्चुअल टाइम यहां से 13 मिनट पीछे चले जाओ। 1:57 हुए। पता चल गया कितना आसान है? कोई कैलकुलेशन ही नहीं चाहिए, सिंपली ये सोचना है कि आपको ये पता होना चाहिए माई वॉच गेन्स 1 मिनट इन 10 मिनट्स। इसका मतलब हर 10 मिनट में 1 मिनट आगे खिसक रही है, इतना मालूम होना चाहिए। फिर देख लीजिए घड़ी मिलाई कब थी, वहां से लेके करंट टाइम के बीच का गैप निकाल के उससे आप ऑब्जर्वेशन से इस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्लो और फास्ट मूविंग वॉच, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में तो आते ही हैं, आपके लेवल पे भी आ सकते हैं। तो ये है क्लॉक के टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इन 5 कॉन्सेप्ट्स के बाद और कुछ नहीं, हम सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं just using such 5 concepts, and I think all the 5 are clear. In next class हम लेके चलेंगे क्वेश्चंस और हम करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल से सारे क्वेश्चंस सॉल्व और देखेंगे कि क्या इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं या कुछ नया। एंड आई एम श्योर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं। आई एम मेकिंग यू अश्योरेंस कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, सी यू।